नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत और सुनवाई शुरू होने जा रही है जी कचहरी में, जहां पूछे गए सवालों, मेहमान के जवाबों और वरिष्ठ पत्रकारों के तर्कों के बीच से फैसला दिया जाता है। कचहरी के मेहमान से पहले आपका परिचय कराऊं, उसके पहले आज के मुकदमे का परिचय कराता हूं आपसे। बिहार चुनाव का अनौपचारिक शंखनाद हो चुका है। उत्तर प्रदेश और बंगाल के लिए माहौल बन रहा है और इसीलिए नेताओं के हर कदम को बारीकी से पढ़ा जा रहा है। मॉनसून सत्र के बीच की दो तस्वीरें चर्चा में। एक तरफ जमीयत उलेमाए हिंद के न्योते पर विपक्ष के नेता पहुंचे, कई मुद्दों पर चर्चा हुई और यहां मुद्दा याद रखिएगा, जो परसेप्शन है कि मुसलमानों के मुद्दे पर चर्चा हुई। जमीयत की इस पार्टी में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और समाजवादी पार्टी के सांसद रहे, तो उसके लगभग 12 से 14 घंटों के बाद दिल्ली में ही आरएसएस और मुस्लिम सम्मेलन होता है। संघ प्रमुख शिरकत करते हैं। बैठक में मुस्लिम धर्मगुरु कहते हैं कि मुसलमानों को अपनी सोच और आरएसएस और भाजपा के प्रति विरोधी विचारधारा को बदलने का वक्त आ चुका है। दोनों आयोजनों को मुसलमानों से जुड़े हुए तौर पर देखा जा रहा है। मुद्दा भी मुसलमानों का भला ही था, लेकिन रास्ते और विचारधारा शायद अलग अलग हैं। तो इसी बीच में कई सवाल उठते हैं। सवाल जैसे कि देश के अंदर राजनीति में मुसलमान बनाम मुसलमान की नई धुरी तय हो चुकी है। जमीयत की डिनर पार्टी मुसलमानों के लिए लड़ाई है या एक पॉलिटिकल स्टंट है? सवाल अखिलेश यादव से भी है कि क्या मस्जिद में बैठक करके उत्तर प्रदेश के लिए कोई नई पॉलिटिकल स्क्रिप्ट लिखी गई? इन सवालों के जवाब के लिए हम कचहरी में बुलाने जा रहे हैं उस शख्स को जो इन्हीं में से एक बैठक में मौजूद थे। आदतन अपनी बात साफगोई से कहते हैं, भले ही उस बात को कहने के बाद विवाद भी हो जाए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की संसदीय साख थामने वाले और सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को हम आज कचहरी में बुलाना चाहेंगे। बहुत स्वागत है इमरान जी आपका। आपसे सवालों का सिलसिला शुरू हो उसके पहले हमारे साथ बाकी जो मेहमान हैं, हमारे साथ जज हैं मंगल प्रसाद जी, और उसके अलावा 4 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। हमारे साथ विजय त्रिवेदी जी जुड़ चुके हैं, अकुश श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, राजकिशोर जी हमारे साथ हैं और विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। इनके साथ साथ अमन गिरी महाराज हमारे साथ हैं, नाजिम खान हमारे साथ हैं। इन मेहमानों की तरफ से भी सवाल पूछे जाएंगे और ऑडियंस के पास भी मैं आऊँगा अगर आपके जहन में कोई सवाल हो या उनके किसी जवाब से आप लोग सहमत ना हो। पहला सवाल सर आपसे है, जमीयत की मीटिंग को लेकर। मीटिंग क्यों हुई थी, क्या हुआ था वहाँ पर, क्या बातें हुई? नहीं, जमीयत की मीटिंग कोई ऐसा मुद्दा नहीं था। वहाँ पर जो आसाम का इशू, चूँकि आसाम के अंदर बहुत लोगों को उजाड़ा गया है और कल भी काफ़ी जगहों के ऊपर बुलडोज़र चला, लोगों के मकानों को तोड़ा जा रहा है। पूरी की पूरी बस्तियाँ और पूरे के पूरे गांव चिन्हित कर करके जो मुसलमानों के हैं उनको तोड़ा जा रहा है। उनके मदरसे तोड़ दिए, मस्जिद तोड़ दी और पूरी तरीके से उनको वहाँ पे एक हालत ये कर दी कि वो बेचारे पन्नियों के अंदर वहाँ पर रहने को मजबूर हो गए। तो ये था कि उसके ऊपर हम लोग देखें, जा कर के उसके ऊपर बात करें। यही इसी इशू के ऊपर था और कोई इसके अलावा कोई बात नहीं। उसके अलावा कोई और मुद्दा नहीं सर? हेट स्पीच, हेट क्राइम को लेकर के, बिहार को लेकर के, फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर के। हाँ, हेट स्पीच और हेट क्राइम जो है वो आज की डेट में तो ये हो गया ना कि हेट स्पीच तो हर वक्त एक विचारधारा के लोग तो हर वक्त हेट ही हेट उदाहरण रहे हैं उसके। नहीं, मैं तो नहीं रहा हूँ, मैं तो कभी नहीं हेट स्पीच देता हूँ, लेकिन जो लोग देते हैं उन लोगों को आप देखिए कि हर वक्त हमारे खिलाफ तो जहर ही उगला जा रहा है। फिलिस्तीन के अंदर जेनोसाइड हुआ है, फिलिस्तीन के अंदर 1 लाख लोग मारे जा चुके हैं, पूरा का पूरा शहर तबाह हो चुका है, पूरा के पूरे देश के अंदर लोगों को मारा जा रहा है। और जो खाना लेने के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं, उन लाइन में लगे हुए लोगों के ऊपर भी सीधे सीधे गोली मारी जा रही है। तो उन लोगों के लिए दर्द तो होगा ना। इंसान तो इंसान ही है, कोई भी इस तरह से मारा जाए। ठीक है, आपने 2 बातें कही सर असम में बुलडोजर को लेकर के। उसमें आपने जिक्र किया कि मुसलमानों के घर उजाड़े जा रहे हैं। प्रदेश सरकार का कहना यह है कि मुसलमान की हैसियत से नहीं बल्कि अवैध बांग्लादेशी जो थे उनको वहां से हटाया जा रहा है, और वैसी कार्रवाई दिल्ली के अंदर भी हो रही है। देखिए, तो अवैध जो प्रवासी हैं, अवैध जो बांग्लादेशी हैं, उनके धर्म के ऊपर बंगला भाषी बंगाली क्या हमारी भाषा नहीं है? हाँ, बंगला भाषी लोगों को पूरी तो सुनिए ना, पूरी सुनिए। बंगाली हमारी भाषा नहीं है क्या? हाँ। जो बंगला भाषी हैं, हाँ। आप उनको सबको बांग्लादेशी करार दिए जा रहे हो। हाँ। आप किसी भी जगह पकड़ के पीटते हो। कितने लोगों को आपने वापस भेजा अब तक? हाँ। कितने लोगों को वापस भेजा? जब आप ये आंकड़ा पूछोगे ना तो पैरों के तले जमीन निकल जाएगी। देशों को चिन्हित करना है, वापस भेजना? नहीं, आपने चिन्हित करा, डिटेंशन कैंप में डाला, कितने लोगों को करा बताओ ना आप।
सरकार नहीं बताएगी। दिल्ली के अंदर जो नहीं बताएंगे आप, सर, उससे परेशानी नहीं, नहीं बताएगी, नहीं बताएगी। और ये बांग्लादेशी आ कहां से रहे? 10 साल से सरकार आप चला रहे हो, कहां से आ रहे भाई? आपके पास सीमाओं की सुरक्षा है, ये जिम्मेदारी आपकी है कि अगर आपकी सीमा सुरक्षित नहीं है आप दूसरे को ऊपर इल्जाम रख रहे हो। इमरान जी, अब इसी बीच में ये जरा क्लियर कर दीजिए कि परेशानी जमीयत को थी या आप सारे नेताओं को थी? नहीं, या जमीयत ने इस जंग हिंदुस्तान की लड़ाई के अंदर अपना पार्ट प्ले करा है। जमीयत ने रेशमी रुमाल तहरीक चला करके हिंदुस्तान को जंग आजादी दिलाने का काम किया है। इतिहास में जाएंगे तो विचारधारा में आपको कई अंतर्भेद आपको नजर आ जाएंगे। 1919 की विचारधारा के बाद में और 2025 की विचारधारा में दोनों क्रियाकलाप में बहुत अंतर है। बिल्कुल नहीं। मैं उदाहरण के साथ कोट कर दूंगा। देखिए, राष्ट्र सबसे पहले है, राष्ट्र सबसे पहले है, हमारे लिए देश सबसे पहले है। बेकार की बात से हमें इधर अगर देश सबसे पहले है सर, तो देश के अंदर जो सरकार कह रही है, चुनी हुई सरकार कह रही है कि जो लोग अवैध सरकार तो नफरत की बात कर रही है। अरे सरकार तो नफरत की बात कर रही है। सरकार हमसे नफरत क्यों करती है? हमारे सारे स्कूल बंद करेंगे, मदरसों पर बुलडोजर चलाएंगे, हमारी छात्रवृत्तियां रोक देंगे, हमारा जो एक इंस्टीट्यूशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उसको तबाह करने की कोशिश करेंगे। आप कह रहे हो कि हमसे मोहब्बत है? हमसे क्या मोहब्बत है? वक्फ बोर्ड के ऊपर हमारी सारी जमीन छीन लेंगे। आधार पर हमारा करना शुरू कर दे तो उदाहरण अच्छा नहीं जाता है। अरे आपने बड़ा सवाल कर दिया। नहीं, मैंने नहीं किया, जो आपने कहा नफरत, नहीं आप ही बोल रहे हो। नफरत को हम झेल रहे हैं। नफरत को मुल्क में हम झेल रहे हैं। इमरान मसूद या मुसलमानों की बात कर रहे हैं? मैं सबकी बात कर रहा हूं। नफरत को झेल रहे हैं मुसलमान। ठीक है, मैं इसी सवाल को लेकर आपके पास पहुंच जाऊंगा। विजय जी, आप सहमत हैं इन तर्कों से कि भाई असम के अंदर जो हो रहा है वो मुसलमानों पर अत्याचार है, बांग्लादेशियों पर नहीं? नहीं, वो उनकी अपनी राय है, लेकिन मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ। इमरान साहब बड़े नेता हैं जमात के भी और समाज के भी, कि जमीयत की बैठक कोई बहुत अच्छी बात है, लेकिन जमीयत की बैठक में और आरएसएस की बैठक में एक फ़र्क मुझे दिखाई दिया कि जमीयत की बैठक में केवल मुस्लिम एमपीज़ को बुलाया गया। ये जो गेटवाइजेशन है, आप मुसलमान, मेरा एक निवेदन, बात कर रहे हैं, मेरा निवेदन सुन लीजिए। हरिंदर मलिक थे, रवि मल्लू साहब थे। मैं आपसे दूसरा निवेदन कर रहा हूँ इमरान साहब, मैं निवेदन ये कर रहा हूँ कि मुसलमानों की समस्या को आप देश की समस्या क्यों नहीं समझते? देश के लोग बोले ना उस पर आकर। सारे सांसदों को बुलाते हैं आप, बीजेपी के जो भी होते, जो आते साफ भी होता है कि कौन आना चाहता है कि नहीं आना चाहता। वो मैं कह रहा हूं कि हम ये क्यों सोचे कि मुसलमानों की समस्या इस जो मुस्लिम नेतृत्व है वही देख रहा है, देश की समस्या नहीं समझते आप इसको। तो मैं तो उसमें बता रहा हूं ना, उसमें चंद्रशेखर भी थे, उसमें जितने मुसलमान थे उतने ही नॉन मुस्लिम एमपी भी थे, सभी एमपी थे। ऐसा नहीं है 18-19 एमपी थे, 7-8 मुसलमान थे, 9 मुसलमान, बाकी सब। दूसरी तरफ वो आरएसएस जो आउटरीच कर रहा है उसको भी आप कुछ देख रहे हैं कि क्या है? देखिए, आरएसएस जो है ना, जो वो कर रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं, उसे धरातल पे भी दिखा दें। आसाम के अंदर भी बोलने की कोशिश कर लें कि आसाम के अंदर क्या हो रहा है। मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सड़कों के ऊपर लाकर खड़ा कर दिए। पूरे के पूरे गांव आपने जो सदियों से वहां रह रहे हैं, उन सदियों से रह वो उनके राशन कार्ड। मेरा सवाल है सर, उसके बाद मैं राजकिशोर जी के पास आऊंगा। क्या जमीयत ने कोई सर्वे किया कि जितने लोग वहां पर हटाए गए उनमें से कितने हिंदुस्तानी थे, कितने बांग्लादेशी थे, या सिर्फ धर्म को आधार मानकर जमीयत कोई अथॉरिटी है? जमीयत कोई अथॉरिटी है कि वो डिफाइन करेगी कि ये सारे सांसद वहां किस लिए पहुंचे थे? नहीं, जमीयत कोई अथॉरिटी नहीं है ना, एक संगठन है, उसके लिए उसके बुलावे और पहुंचे थे हम। जमीयत के बताए हुए को आप मान लेंगे? आप मान लेंगे क्या जमीयत के बताए हुए को? नहीं, मैं तो कैसे कह दूं, सरकार, ये तो सरकार आप मानते कि नहीं मानते? आधार कार्ड आप नहीं मान रहे उनके, आप राशन कार्ड आप नहीं मान रहे उनके परिवार रजिस्टर को आप जमीयत को कहे हुए को इमरान मसूद मानते कि नहीं मानते? किसे? नहीं, मैं किसी को नहीं, मैं किसी के कहे हुए को नहीं मान रहा। मैं तो बता रहा हूं जो तथ्य हैं, जो उन्होंने दिए, उन तथ्यों को सरकार के सामने रख देंगे, सरकार भी देखे उसे। जी ठीक है, राजकिशोर जी। इमरान मसूद जी, आप देश की सबसे बड़ी जो पालिका संसद में हैं आप, लेकिन जब बतौर सांसद जब आप बात करना शुरू करते हैं तो अपने आप को क्यों सिकोड़कर एक धर्म विशेष तक, खासतौर से अपनी जमात तक कर लेते हैं? क्योंकि जब आप फ़लस्तीन की बात करते हैं, आप असम की बात करते हैं, फ़लस्तीन तक आप पहुंच जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश तक आपकी आवाज़ मुखर नहीं होती है। एक सवाल और इसके साथ में, आप अपने आप को राम का वंशज, एक सेकंड आपकी बात रोक देता हूं। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए पार्लियामेंट के गेट के ऊपर खड़े होकर के पूरे पार्लियामेंट में, दावे के साथ कह रहा हूं, पूरे पार्लियामेंट में इमरान मसूद सबसे पहला एमपी था जिसने खड़े होकर के कहा था कि हमारी सरकार को अपना इकबाल दिखाना चाहिए और नोट भेजना चाहिए राजदूत को। सबसे पहला एमपी था जिसने खड़े होकर के पार्लियामेंट में, और अकेला एमपी हूं जिसका 0 आवर मंजूर हुआ था बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर, जिसने खड़े होकर के कहा था कि बांग्लादेश की इतनी औकात नहीं है कि वो हमारे लोगों के साथ इस तरह का जुल्म और ज्यादती कर सके। आप मुझे नहीं ये बात कह सकते साहब, मेरे बारे में जानकारी ले लीजिए।
और मैं ये बात उस दौरान कोई बैठक हुई थी सर? जमीयत की कोई बैठक हुई थी उस दौरान किसकी? बांग्लादेश के लिए? नहीं नहीं, जमीयत से क्या मतलब है? ये जमीयत का कोई प्रवक्ता हूँ क्या मैं? आप मुझसे जमीयत की बात क्यों कर रहे हो? अरे मैं कोई जमीयत का प्रवक्ता हूँ? नहीं, मैं आपसे सवाल यही पूछ रहा था, क्योंकि जब आप कहते हैं कि औरंगजेब अखंड भारत का निर्माता था, तो औरंगजेब और दारा शिकोह में अगर चुनना होगा तो इमरान मसूद किसको चुनेंगे? ये सवाल इसलिए बार बार उठाना लाजमी हो जाता है। चुनूंगा मैं, ना औरंगजेब को चुन रहा हूं ना दारा शिकोह। पर औरंगजेब को फिर अखंड भारत का निर्माता आप कैसे कह रहे हैं? अखंड भारत तो था ही उस वक्त भैया। औरंगजेब की नीति, अगर आए तो किसको चुनेंगे? मैं कह रहा हूं औरंगजेब की नीतियों का इसका मतलब आप समर्थन करते हैं ना? किस चीज का? औरंगजेब की नीतियों का आप समर्थन करते हैं ना? ऐसा है, इतिहास के पन्नों में मैं जाना नहीं चाहता साहब। मतलब ये इतिहास मैं जाना ही नहीं चाहता। तो आप मुझे गलत पिच पर मत खेलवाइए, मैं जाऊंगा नहीं। आप सिलेक्टिव रहेंगे? ना ना, बिल्कुल मैं उस पिच पर खेलूंगा ही नहीं। अच्छा ये बताइए, फिर 1 घंटे और 15 मिनट जैसे जो ये बयान है, हाँ, ये कैसे 15 मिनट इसमें क्या बात हुई? 1 ही घंटे में तो पार्लियामेंट के अंदर कैबिनेट की बैठक होती है। कैबिनेट की बैठक कोई कई घंटे चलती है क्या? 1 घंटे में ही फैसले हो जाते हैं। बस इतना ही मतलब था इसका। हाँ, और क्या मतलब? बहुत मासूम है इमरान जी आप। नहीं नहीं, मासूम तो नहीं हूँ। बहुत मासूम है। नहीं मासूम नहीं हूँ, इतने मासूम है आप? बिल्कुल मासूम नहीं हूँ साहब। मासूम होते सर तो इतनी साल कोई से सवाल को डॉज ना करते। मैं विनोद जी आपके पास में आऊंगा। इस पूरी कॉन्वर्सेशन के बीच में आपके जहन में जो सवाल, मासूमियत भरी बातें इमरान जी ने की हैं, यह एक नेता की परिपक्वता को दिखाता है कि सवाल कितना मुश्किल पूछिए, मन करेगा तो डॉज करके निकल जाएंगे। इमरान भाई, मैं तो चूंकि आपको तब से जानता हूँ, रशीद मसूद साहब के ज़माने से, और आपके बारे में मशहूर है सहारनपुर में खास करके जहाँ से आप सांसद हैं, कि जितना आपको मुसलमानों का समर्थन है उतना हिंदुओं का भी समर्थन मिलता है, और आप कांवड़ के उसमें तमाम कैंप भी लगाते रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से कांवड़ियों को लेकर के जिस तरह से राजनीति हुई है, और उसमें जो है एक ये दिक्कत ये आई है कि बहुत सारे भाषाएं लोग बोलते हैं कांवड़ियों को लेकर के, अपमानजनक इस्तेमाल शब्द किए जाते हैं। आपकी क्या राय है इस कांवड़ यात्रा को लेकर के? मैं बहुत धार्मिक लोगों का आदर करने वाला व्यक्ति हूँ। कावड़ ले जाने वाले लोग धार्मिक लोग हैं जो कावड़ को लेकर के जाते हैं, और इतना लंबा लंबा वो पैदल चलते हैं। उनके अंदर अगर कुछ अराजक तत्व आ जाएं तो आप 2-4 लोगों के मतलब परसेंटेज में अगर आप उसे देखें तो पॉइंट में जाएंगे, तो कुछ 0.% लोगों की वजह से आप पूरे के पूरे लोगों की भक्ति को दरकिनार कर दो। ये किसी भी सूरत में उचित नहीं। इसी में मेरा सवाल है जी आपके जवाब में कि आपके ही सहयोगी पार्टी के मुखिया जो है वो माफिया कहते हैं। जिसको देखे उनको ये सवाल का जवाब वो देंगे, मैं जवाब नहीं दूंगा। मेरा बिल्कुल स्पष्ट मानना है, मेरे यहाँ कावड़ शिविर लगते हैं, मैं कावड़ शिविर में खुद जाता हूँ। मैं कावड़ के लिए सारा काम छोड़ करके बीच में अभी भी होकर के आया था। जिस दिन मैं वापस आया उस दिन भी कावड़ चल रहा था पार्लियामेंट के लिए। जिस दिन आया फिर वापस आने के लिए, क्योंकि बीच में मुझे गुजरात जाना पड़ा, मैं गुजरात चला गया था। तो हम तो कावड़ के लिए हमारे लोग सारे के सारे लोग लगे रहते हैं, और आज से नहीं, ये परंपरा हमारी 30 साल से लगभग चल रही है। तो 30 साल से हम तो ये काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो कोई नया है नहीं। ठीक है, मैं जमीयत के ऊपर वापस एक सवाल लेकर चाहूंगा सर। जमीयत का परसेप्शन, इमरान मसूद ने कहा कि भाई वो मुसलमानों के हितों के लिए या जो अन्याय वहां हो रहा है उसके लिए खड़ी हुई। इसी जमीयत के ऊपर कई दफा आरोप भी लगते हैं कि ये एजेंडे के तहत काम करती है, कुछ फिल्मों को बैन करने के लिए आ जाती है, आतंकी जो आरोपी होते हैं उनके केस लड़ने के लिए जमीयत आ जाती है। तो क्या इंटेंशन इस संगठन बरी होते हैं उनका क्या होता है? जी, जो बरी होते हैं उनका क्या होता है सर? जो नहीं हो रहे हैं बरी, या जिनको निचले कोर्ट से बरी होते हैं उनका क्या होता है? सजा मिली, मैं मुंबई ब्लास्ट केस की बात कर रहा हूं, तो उस बारे में साफ, ये बहुत सारे ये सवाल ऐसे हैं कि इन सवालों के जवाब अभी आपको मतलब अदालत के अंदर जो चीजें पेंडिंग हैं। लेकिन उन लोगों का देखिए ना जो 23 साल जेल के अंदर बिता कर आए और फिर उसके बाद बरी हो गए, उनकी बाइज्जत क्या बची? 23 साल की जिंदगी खत्म हो गई तो बाइज्जत बरी हो गए, फिर क्या बचा उनके पास? उनके पास जिंदगी तो चली गई उनकी पूरी। तो ये सवाल ऐसे हैं कि जिनका जवाब ना मेरे बस का है देना, ना मैं दे पाऊंगा, क्योंकि जो अदालत में विचाराधीन विषय है उस विषय के ऊपर मैं बोलूं ये मुमकिन नहीं है। जी, अंकुश राठौर जी, आप ये सही मानते हैं कि जमीयत संगठन के बुलावे पर देश के चुने हुए सांसद वहां पहुंचे और जमीयत के एजेंडे की बुकलेट लेके वो सरकार के पास पहुंचे जमीयत के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर? देखिए, जहां तक जमीयत का सवाल है, मुझे तो लगता है कि ये एक तरीके से ये मान लेते हैं भाई एमपी हैं तो ठीक है, एमपी लेके जाएंगे, जनप्रतिनिधि होने के नाते लेके जा रहे हैं, सरकार के पास जाएंगे, वो भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये बताइए, आजकल आप कांग्रेस के कोर ग्रुप में हैं, मतलब जो लीडर होंगे, और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही, ये कहाँ से आप लोग सीख गए हैं कि धनखड़ के खिलाफ
मतलब धनखड़ साहब कांग्रेस जो है वो प्रस्ताव पूरा बना करके 56-57 MP आ जाते हैं और फ्लोर को नहीं पता लगने पाता है। इसी तरीके से जमीयत की बैठक जो होती है जब जिस दिन होने होती है उसी दिन पता लगती है। ये क्या रणनीति चल रही है देश में कि सब कुछ काम बड़ा चुप्पा चुप्पी पे हो रहा है। मतलब गोपनीयता इतनी कैसे नहीं, मतलब कोई ट्यूशन दे रहा है क्या? मुझे नहीं समझ में आया। ऐसा तो नहीं है सर कि गोपनीयता की बजाय ये लास्ट आर रश हो कि अचानक से फैसला हो सब लोग दौड़ रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ये फैसला तो बस धनखड़ साहब को पता होगा, क्योंकि मुझे तो लगता है उनको भी नहीं पता था कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। नहीं, इस्तीफे की बात नहीं कर रहा हूं मैं ये कह रहा हूं ये 56-57 गोपनीयता की बात कह रहा हूं मैं। हाँ, तो मैं गोपनीयता ही की बात कर रहा हूं। मैंने कहा देश में इतनी गोपनीयता है कि उनको नहीं पता जो बात की बात है। पहले कांग्रेस की गोपनीयता की बात कर रहा हूं, फिर जमीयत की लोग गोपनीयता की बात कर रहा हूं। नहीं लगता नहीं, ऐसा नहीं। सर एक कांग्रेस से जुड़ा एक छोटा सा सवाल बिल्कुल। नहीं, जवाब दे देने दें, कुछ कहना चाहेंगे? बोलेंगे नहीं आप? कुछ है नहीं गोपनीयता, तो क्या बताऊं मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं कि भाई ऐसा कैसे हो जा रहा है कि 56-57 MP जो है दस्तखत, हाँ 63 MP जो है राज्यसभा में वो दस्तखत कर देते हैं। ये तो और वो किसी को पता नहीं लगने पाता है। ये बीजेपी का फ्लोर मैनेजमेंट फेल हो रहा है, तो इसमें हमसे क्यों सवाल कर रहे हैं? हमने तो साइन पूरे करके दिए। ये सवाल उनसे पूछिए, हमसे क्यों कर रहे हैं सवाल? यही कहिए। हाँ ठीक है विजय जी। नहीं, मैं छोटा सा कांग्रेस की बात आ गई इसलिए पूछ रहा हूँ कि वो राहुल गांधी जी ने कुछ महीने 1.5 महीने पहले कहा था घोड़ों की पहचान करने के लिए कि वो बारात के घोड़े, घर के घोड़े और लंगड़े घोड़े, तो कुछ पहचान हो गई है या अभी चल रहा है उसमें काम? देखिए, राहुल जी का सवाल था और इसका जवाब राहुल जी बेहतर दे सकते हैं। सर आप जानते होंगे ना कि पहचान हो रही होगी कुछ? आप तो खासतौर से मतलब करीबी लोगों में हो गए ना, इसलिए पूछ रहे हैं। एक सवाल मेरा है, आपने अपने भाषण में कहा था कि मुसलमान जो है छोटी छोटी नावें छोड़ के जहाज पे बैठे हैं। तो जो छोटी नावें हैं बिहार और उत्तर प्रदेश में जिनको आप मानते हैं, तो आप चाहते हैं मुसलमान उनको छोड़ के आपके जहाज पे बैठ जाएं? नहीं, मैं तो कांग्रेस को कहा था कि कांग्रेस का बड़ा जहाज है, वो छोटी नाव जहाज के अंदर भी तो समा सकती है, उसमें कौन सी बात है? मतलब समाजवादी पार्टी विलय करते हैं, वो जहाज में भी समा सकती है। वो बड़ा जहाज है, बड़े जहाज के ऊपर चली जाएंगी जहां जरूरत में उतरेगी, जहां नदी में उतरने की जरूरत होगी वहां नदी में उतर जाएगी। सभा कांग्रेस में आ जाएगी। अच्छा इमरान जी, मैं कह रहा हूँ कि वो जो एक कैरियर की तरह होता है बड़ा जहाज, उसके अंदर समा दिया, फिर जहाँ उतारना वहां उतर जाइए, वहां उतर जाइए। उसमें क्या बात? इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि ये आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वो मुस्लिम नेतृत्व को खत्म कर रही है, लगातार आप बात करते चले आ रहे हैं। इसके बाद कल अभी अखिलेश यादव जी बैठे हुए थे मस्जिद में, वहां पर काफी जलपान वगैरह किया, उसको लेकर भी तमाम बातें हो रही। तो क्या वाकई समाजवादी पार्टी खत्म कर रही मुस्लिम नेतृत्व को? नहीं, देखिए बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनके ऊपर मैं अभी चर्चा नहीं करना चाहता, अभी जल्दबाजी होगी। अखिलेश यादव से ट्यूनिंग ठीक हो गई आपकी? मेरी खराब कब थी? सब कुछ भाईचारा ठीक है? मेरी खराब नहीं थी। मैंने जरा की मीटिंग में क्या क्या बातें हुई सर? मस्जिद के जो मीटिंग हुई, मस्जिद की देखिए, ये एजेंडा क्या हुआ? मस्जिद में कोई के अंदर करने की जरूरत क्या थी? नहीं, मस्जिद में कोई मीटिंग नहीं। जो मैंने मोहिबुल्लाह साहब से पूछा था, तो मोहिबुल्लाह साहब ने कहा था पार्लियामेंट एडजॉर्न हो गई थी, तो मैं चाय पिलाने के लिए, चलो चाय पी लेते हैं। तो हम कैंटीन के बजाय, चूंकि कैंटीन पूरा हमारे यहाँ 2 कैंटीन है, दोनों की दोनों फुल रहती है, बैठने की जगह नहीं मिलती, सामने ही मस्जिद है। तो उन्होंने कहा चलो मैं चाय पिलाने लेके चलता हूँ। सामने मस्जिद के अंदर उनका ऑफिस भी है, उनका घर भी है, वहीं ऑफिस भी है, वहीं घर भी है। वो वहाँ लेकर के चले गया, उन्हें चाय पिला के लिया। सर वो घर की थी कि ऑफिस की थी? मुझे पता नहीं, घर ऑफिस उनका वहीं है, वहीं पर साथ उसी प्राइमिसेस में है। उनका घर भी है, उनका ऑफिस भी है, उसी प्राइमिसेस में। क्योंकि आरोप ये लग रहे हैं कि 2027 में अपनी पॉलिटिकल जमीन को मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव वहां गए थे, बल्कि डिंपल यादव वहां गई, तो डिंपल यादव की वेशभूषा को लेकर पे कहीं शर्म नहीं आती, इन्हें शर्म नहीं आती, इन्हें शर्म नहीं आती जो महिलाओं के ऊपर इस तरह के वो करते हैं। क्या ड्रेस थी डिंपल यादव की? डिंपल यादव ने भारतीय संस्कृति के हिसाब से साड़ी पहनी हुई थी, पल्लू ढका हुआ था, तो क्या ड्रेस थी भाई? शर्म करें, महिलाओं का सम्मान करना सीखें। अखिलेश यादव क्या करें सर? मस्जिद में जाकर बैठक कर रहे हैं? बैठक कर ही नहीं रहे वो। अगर कोई चाय पिलाने के लिए मुझे पंडित जी बुलाएंगे, मैं पंडित जी के यहाँ 100% तो जाऊंगा, पंडित जी के यहाँ जाके चाय पी के आऊंगा। अखिलेश यादव के यहाँ खानदान में 5 सांसद हैं, किसी के एक घर में जाकर बैठ जाएं तो घर तो पास वहां पर जो मौलाना साहब, अरे तो सामने वो सांसद थे, वो अपने घर ले जाते, मस्जिद में लेकर क्यों? तो मस्जिद और घर एक ही है उनका, वहाँ एक ही है, घर भी और मस्जिद भी वहाँ अलग अलग नहीं है। विनोद जी, आप सहमत है इस बात से? नहीं, मैं सहमत इसलिए हूँ कि आप जैसे जहाँ मोहन भागवत जी गए थे जिस मस्जिद में, वहाँ भी उनका घर है, उमर इलियासी साहब का।
जमील इलियासी साहब वहीं रहते थे, मैं खुद जाके वहाँ बैठता था। ऐसे जो ये कह रहे हैं वो घर और मस्जिद वो एक ही है, और फिर उसके उसके वो इमाम हैं वो उस मस्जिद के, उस मस्जिद सांसद आप। और ये तो आपने बता दिया, भागवत साहब उनके यहाँ गए थे, चूंकि आजकल वो उनके बहुत करीब हो रहे हैं। वो तो एक ही दिन गए थे, कल ही बात तो है। हाँ, तो मुलाकात मतलब भागवत साहब बैठे तो सही है, अखिलेश बैठ जाए तो बुरा है। ये सही है। कमाल है आपके। अब आप अखिलेश के प्रति इतना प्रेम जो दिखा रहे हैं, मेरा अभी तो आप कह रहे थे कि वो जहाज हमारा बड़ा जहाज है, उस जहाज तो अब भी कह रहा हूँ जहाज हमारा बड़ा है। लेकिन उस बड़े जहाज में छेद क्यों नहीं है? सब कोई बैठता क्यों नहीं बड़े जहाज में? बड़े जहाज में कोई बैठ क्यों नहीं रहा है? देखिए, बैठना तो बड़े जहाज में पड़ेगा। हाँ। आपको भी बैठना बैठ पड़ेगा, कौन सबको रहा है बैठना सर? पड़ेगा। मैं तो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, 22 का चुनाव लीजिए, 24 का चुनाव लीजिए, पब्लिक तक बैठने को तैयार नहीं है। नहीं, अब पिछले बैठना चुनाव तो- के मुकाबले सीट भी बैठना- गिरी, वोट देखिए- परसेंटेज भी गिरा। देखिए, समय जो है ना वो घूमता है। अब ये समय का चक्र घूम रहा है, समय का चक्र घूम रहा है, पूरा हो रहा है। अमनगढ़ जी, कुछ सवाल आपके जहन में इनके लिए? मेरा सवाल सिर्फ एक है। मेरे को लगता है आप एक बुद्धिजीवी नेता हैं और आप सारे धर्मों को साथ लेकर चलते हैं, लेकिन क्या आप ये कहेंगे कि जिस तरीके से मुसलमानों के नाम की आड़ में अवैध कब्जे होते हैं, अवैध सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग होता है, तो उससे भी कहीं ना कहीं मुसलमानों की छवि को प्रभाव पड़ता है? और जैसे आपने जमीयत उलमा का भी एक बैठक में गए, वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एक निर्देश हो कि आप सरकारी ज़मीनों पे, क्योंकि आप सरकार के प्रतिनिधि हो, आप सरकार के एक नेता हो। मुझे पहले तो ये बता दें साहब कि कौन सी जमीनें चिन्हित की गई जिनके ऊपर कब्जा किया, और कब्जा करने वाला हिंदू मैं है या दिल्ली में बता देता हूं। एक सेकंड, मैं आपने पूरा, कब्जा करने वाला हिंदू है या मुसलमान हो, उसके लिए देश का कानून है, और देश के कानून के हिसाब से उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, असम में आपने सिर्फ चिन्हित करा कि सिर्फ असम के मुसलमानों की अंदर- मस्जिदें टूटी, सिर्फ मुसलमान के बच्चे पन्नी लगाकर बैठे, तो आपने चिन्हित करा। हाँ, वहां तो हुआ ये, मैं चिन्हित नहीं करा, वहां हो रहा है। हिंदुओं का नहीं टूटा क्या? नहीं, आप नहीं, एक मिनट सुनिए मेरी बात। अब ये बात बड़ी सीरियस है। मकान लाइन से हैं, चिन्हित किए गए कि ये मकान, ये मकान। अगर एक सेकंड सुन लीजिए, आप पूरा सुन लीजिए साहब। हाँ। चिन्हित किए गए ये मकान, ये मकान, ये मकान, ये मकान, और उन्हीं को रेड लाइन लगा करके तोड़ा गया, बीच के मकान छोड़ दिया गया। तो ये क्या है? तो वही ये क्या है? पहला सवाल, बुनियादी सवाल लौट कर आ जा रहा है सर, कि आपको नजर आता है कि मुसलमानों के मकानों को तोड़ा गया, बांग्लादेशियों के नहीं जी, बांग्लादेशियों के मकानों भाई का सामने बांग्लादेशी, तोड़ा गया, अगर मुसलमानों के मकानों को सुनिए, तोड़ा गया। अगर बांग्लादेशी हैं हाँ। तो उठा के बाहर फेंक दीजिए। आपने बाहर तो फेंका नहीं उनको, बेघर कर दिया, वो पड़े हुए हैं जंगल के अंदर पन्नी डाल करके। फिर बांग्लादेशी कहां से रह गए वो? ठीक है, नाजिम खान। हाँ, देखिए, जिस तरीके से माननीय सांसद जी बात कह रहे हैं तो मैं उनकी बातों से पूरी तरीके से मुतमईन हूँ, क्योंकि उन्होंने बात बैलेंस की करी है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं करी, उन्होंने हिंदू भाइयों की बात करी है, मुस्लिम भाइयों की बात करी है। जो उनका दर्द है वो मेरा भी दर्द है, क्योंकि जो इन्होंने आसाम की बात करी, आसाम के अंदर जिस तरीके से चिन्हित करके मुसलमानों के घर तोड़े गए, तो ये भी एक गंभीर बात है। भाई, आप ये कहते हैं कि हाँ देखिए घुसपैठियों का आंकड़ा कैसे आ जाता, और जहाँ सीमा हमारी सुरक्षित है तो फिर वो घुसपैठिए आ कहाँ से गए? अभी बताते हैं कि 5 करोड़ के आसपास घुसपैठिया भारत के अंदर है। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है कि 2014 से लेकर 2025 के बीच में कितने घुसपैठिया भारत के अंदर आए, जबकि देश तो सुरक्षित हाथों में। तो माननीय सांसद जी बिल्कुल सही कह रहे, मैं इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। और माननीय सांसद जी से मैं एज ए भारतीय मुस्लिम होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूं कि आप आगे बढ़िए और ये आवाज को आप बुलंद कीजिए। भारत का मुसलमान आपके साथ है, मेरे साथ हिंदू भी है। सियासत में संवाद भरोसे का सेतु बनता है, लेकिन यह तभी टिकेगा जब उसकी बुनियाद ईमानदारी पर हो, न कि दिखावे पर। अदालत इस फैसले पर पहुंचती है कि मजहब और राजनीति जब आपस में टकराते हैं तो समाज का संतुलन बिगड़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे राजनेता धर्म का इस्तेमाल न कर मुद्दों, विकास और आम जनता की भलाई को अपनी प्राथमिकता बनाए, अपना लक्ष्य बनाए, अपना उद्देश्य बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को कचहरी में जुड़ने के लिए। अगली दफा फिर कचहरी मुलाकात होगी आपसे नए मेहमान के साथ, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए जी न्यूज़ के साथ। जी न्यूज़।